नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग क्लास 11th मैथ का समुच्चय सिद्धांत चैप्टर पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत अगला टॉपिक वेन आरेख को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वेन आरेख क्या होता है? समुच्चय के बीच अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित किया जा सकता है, जिन्हें हम लोग वेन आरेख कहते हैं। वेन आरेख का नाम अंग्रेज तर्कशास्त्री जॉन वेन के नाम पर रखा गया है। इन आरेखों में आयत और बंद वक्र वृत्त होते हैं। ठीक है, तो किसी सार्वत्रिक समुच्चय को प्रायः एक आयत द्वारा दर्शाया जाता है और उसके उप समुच्चयों को वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को एक आयत द्वारा और किसी सेट को किसी वृत्त द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, किसी वेन आरेख में समुच्चयों के अवयवों को उनके विशेष समुच्चय में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे u जो है 1 से लेकर के 10 तक एक सार्वत्रिक समुच्चय है, और a जो है 2, 4, 6, 8, 10 है, उसका एक उप समुच्चय है, तथा बी जो है यह उप समुच्चय है। तो इसको वेन आरेख के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो यू को हम लोग एक आयत के फॉर्म में लिख लेते हैं। ऐसे करके एक आयत बना लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? इसके अंतर्गत 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं आएंगी, और ए और बी को क्या करेंगे? हम लोग ऐसे करके बना लेंगे। थोड़ा सा ये और बड़ा मैं बना ले रहा हूं। अब ए में कौन कौन से अवयव हैं? तो 2, 4, 6, 8, 10, जिसमें से 4 और 6 जो है किसमें है? बी में है। ठीक है, तो 4 और 6 यहाँ हमने कर लिया बी में। 4 और 6 किस में है? ए में भी है। ठीक है, बी में और कुछ नहीं बचता है। ए में और कौन कौन बच रहा है? 2, फिर उसके बाद से 8, फिर उसके बाद से 10। तो ये सब जो है ए और बी मिला करके हो गए। शेष जो बचे वो बाहर हो जाएंगे। 1, 2 हो ही गया है, 3, और कौन सा? 5, फिर 6 हो गया है, 7, फिर 10, ये बाहर हो जाएंगे, और 9। ठीक है, ये जो है बाहर हो जाएंगे। बी में और कोई एलिमेंट तो है नहीं। थोड़ा बढ़ा लेते हैं समझने के लिए। इसमें बी में हमने क्या किया? एक और एलिमेंट ले लिया, 3। तो यह 3 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि 4 और 6 ए में भी है और 4 और 6 बी में भी है, तो दोनों के कॉमन वाले पार्ट में 4 और 6 आ जाएगा। ए में और कौन कौन से हैं? 2, 8, 10 हैं, तो ए में 2, 8, 10 हो गए, और बी में यह 3 अकेले है, तो यह 3 इधर हो गया है, और ये दोनों तो कॉमन है। और बाकी जो बच रहे हैं वह यू के अंतर्गत हैं, तो आयत के अंतर्गत आ जाएंगे, ए और बी के बाहर। ठीक है, तो यू को हम लोग मतलब यूनिवर्सल सेट को हम लोग आयत से डिनोट करेंगे, और कोई सेट रहेगा या यू के सबसेट को या उपसमुच्चय को हम लोग सर्कल वृत्त से डिनोट करेंगे। ठीक है, अभी मैं वेन डायग्राम पे एक पूरा लेक्चर लूंगा आधे घंटे का, तो उसमें सभी टाइप के वेन डायग्राम बनाना सिखाऊंगा आप लोगों को। तो इसमें हम लोग बढ़िया से देख लेंगे। यहाँ पे केवल ओवरव्यू मैं दिया हूँ कि वेन डायग्राम होता क्या है। अब उसके बाद से समुच्चयों पे सभी संक्रियाएं हम लोग देखेंगे, और इन्हीं संक्रियाओं पे बेसिस वेन डायग्राम को भी बनाना सीखेंगे। तो कुछ ऐसी संक्रियाएं जिनको दो समुच्चयों पर संपन्न करने से एक अन्य समुच्चय बन जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत समुच्चयों का सम्मिलन, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट, अक्सर करके हम लोग यूनियन ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई सेट ए और बी है। ठीक है, ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयव के साथ बी के सभी अवयव हों। ठीक है, तथा उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिया जाए। ठीक है, तो एक ऐसा सेट जिसमें ए के भी अवयव और बी के भी अवयव शामिल हो, और जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में सेम हो, वह केवल एक ही बार लिखा जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग समुच्चय में
क्या करते हैं, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, एक एलिमेंट को एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता है, इसलिए अगर दोनों में है, ए और बी दोनों में कोई एलिमेंट है तो वह एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, इसको यू प्रतीक से लिखते हैं। और प्रतीकात्मक रूप में हम ए यूनियन बी लिखते हैं। इसे ए सम्मिलन बी या ए यूनियन बी पढ़ते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी या ए सम्मिलन बी पढ़ते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब यह एक ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट जो हैं या तो ए में होंगे या फिर बी में होंगे। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे सपोज करिए ए जो है यह कोई सेट है या बी कोई सेट है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए के सभी अवयव। ठीक है, 2 4 6 8 हमने ले लिया, और बी के सभी अवयव, लेकिन जो मैच कर जाएगा वह केवल एक ही बार। तो यहाँ पे 6 देखिए, 6 पहले से ऑलरेडी हमने ले रखा है। ठीक है, 8 पहले से ले रखा है। बचा कौन, 10 और 12, वो भी ले लेना है। ठीक है, ए और बी के सभी अवयवों को ले लेना है, लेकिन अगर कोई दोनों में आ रहा है तो उसको एक ही बार लिखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी सेट में हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट को एक ही बार लेते हैं। ठीक है, दो बार नहीं लिखते हैं। और यह जो है ए यूनियन बी भी एक सेट ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज बताया गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगर ए इक्वल टू ए आई ओ यू है, बी इक्वल टू ए आई यू है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बी में ए है, ए हमने ले रखा है, आई है, आई हमने ले रखा है, यू है, यू हमने ले रखा है। ठीक है, इसके अलावा बी में कोई है नहीं, तो बस इतना ही, ए यूनियन बी हो जाएगा। अगर इसको वेन आरेख फॉर्म में देखें, तो वेन आरेख फॉर्म में क्या होगा, यू मतलब यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को हम लोग क्या करते हैं, एक आयत के फॉर्म में बनाते हैं। और ए जो है एक सर्कल फॉर्म में है, ये वाला ए हो गया। ठीक है, यह ए हो गया, और यह क्या है, यह बी हो गया। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, यह टोटल जो छायांकित भाग है वह ए यूनियन बी में शामिल होगा। ठीक है, या इसी को बी यूनियन ए भी बोल सकते हैं, बी यूनियन ए भी बोल सकते हैं, सेम चीज होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके कुछ गुणधर्म होते हैं, यूनियन के कुछ गुणधर्म होते हैं, जैसे क्रम विनिमय नियम यह फॉलो करता है, ए यूनियन बी जो है बी यूनियन ए के बराबर होता है। साहचर्य नियम भी यह फॉलो करता है, ए यूनियन बी यूनियन सी है, मतलब ए यूनियन बी के बाद यूनियन सी है, तो यह क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी, यह फॉलो करेगा। फिर तत्समक नियम है कि अगर किसी सेट का यूनियन किसके साथ लिया जाए, इम्पटी सेट से, तो वही सेट मिल जाएगा। ठीक है, ए यूनियन इम्पटी सेट, फाई का मतलब क्या, नल सेट या इम्पटी सेट, तो क्या मिल जाएगा, हमें ए ही मिल जाएगा। फिर वर्ग सम नियम क्या होता है, अगर किसी सेट के साथ उसी का यूनियन लेते हैं हम लोग, तो हमें वही सेट मिल जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का नियम क्या है, तो यूनिवर्सल सेट का अगर यूनियन किसी सेट के साथ लेते हैं हम लोग, तो हमें यूनिवर्सल सेट ही मिल जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या होता है, समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। मतलब क्या, जो दोनों में कॉमन हो, उसी का सेट जो है क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है। इसे जो है उल्टा यू से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे करके। ठीक है, और लिखते क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे करके लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन में यू यूज करते हैं और इंटरसेक्शन में उल्टा कर देते हैं इसको। और यह होता क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि ए एंड बी। ठीक है, और उसमें क्या होता था,
या तो ए या तो बी होता था। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे, जैसे यहाँ पे ए जो है सेट है 2 4 6 8 10, बी सेट है 4 6 3 7 8। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो। दो इसमें है क्या, नहीं इसमें नहीं है। ठीक है, तो छोड़ देंगे। चार इसमें है, चार इसमें है, बिल्कुल है, तो हम चार ले लेंगे। छह इसमें है, छह इसमें भी है, वह भी ले लेंगे। आठ इसमें है, इसमें भी है, वह भी ले लेंगे। 10 इसमें है, नहीं है, तो छोड़ देंगे। उसके अलावा और कोई बचा, इसमें 7 है, इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। 3 है, इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन होगा, दोनों में जो सेम होगा, वही हमें इंटरसेक्शन के फॉर्म में लेना है। वेन आरेख कैसे बनाएंगे, तो वेन आरेख होगा ए इंटरसेक्शन बी जो है, ऐसे करके इसमें इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो दोनों में कॉमन हो, यह वाला पार्ट जो है ए इंटरसेक्शन बी का होगा, यह छायांकित भाग। ठीक है, यह सेट ए है, यह सेट बी है, यह ए है, यह बी है, और यह टोटल जो है एक यूनिवर्सल सेट है। तो उसके अंतर्गत यह छायांकित भाग जो है ए इंटरसेक्शन बी का होगा। गुणधर्म क्या होंगे, तो इसमें भी क्रम विनिमय नियम फॉलो होगा। ए इंटरसेक्शन बी जो है बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। सहचर्य नियम भी यह फॉलो करता है। ए इंटरसेक्शन बी ऑफ इंटरसेक्शन सी अगर हो, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फॉलो करेगा ये। फिर उसके बाद से फाई और यू के नियम भी फॉलो होते हैं। अगर इम्पटी सेट के साथ इंटरसेक्शन ए का हो तो इम्पटी सेट ही मिलता है, और यू के साथ अगर इंटरसेक्शन ए का हो तो ए मिलता है। वर्गसम नियम फॉलो करता है ये। इसका मतलब यह है कि अगर किसी सेट को उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए तो वही सेट ही मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद से एक नया वितरण नियम यह फॉलो करता है। वितरण नियम क्या होता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ सी हो, तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ सी, मतलब अगर ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से हो, तो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ यूनियन ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक है, जैसे गुणा वगैरह करते हैं उसी तरह से अभी फॉलो करता है। नेक्स्ट अगला है समुच्चयों का अंतर, मतलब डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो यह क्या होता है, समुच्चयों ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं है। ठीक है, इसे ए डिफरेंस बी लिखते हैं। इसको ए माइनस बी नहीं पढ़ेंगे, सेट में जब भी पढ़ेंगे ए डिफरेंस बी पढ़ेंगे। ठीक है, और इसे जो है पढ़ेंगे ए डिफरेंस बी, या ए अंतर बी पढ़ेंगे। ए डिफरेंस बी पढ़ेंगे, ए डिफरेंस बी पढ़ेंगे, या ए अंतर बी पढ़ेंगे हिंदी में। ठीक है, अब उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे, ए डिफरेंस बी इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब क्या, ए डिफरेंस बी एक ऐसा सेट है जो केवल ए से बिलोंग करेगा, उसके अवयव बी में, उसमें जो है बी के अवयव नहीं होंगे। ठीक है, ए डिफरेंस बी एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें केवल ए के अवयव होंगे, उसमें बी के अवयव नहीं होंगे। ठीक है, और ऐसे ही अगर यह दिया हो बी डिफरेंस ए, तो इसका मतलब यह होगा कि बी डिफरेंस ए के अवयव में केवल बी के अवयव होंगे जो ए के अवयव न हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने ए कोई सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6, और बी हमने ले लिया 0 2 3 8 7 9। तो ए डिफरेंस बी क्या होगा, तो ए के ऐसे अवयव जो बी में न हो। ठीक है, पहले वाले के ऐसे अवयव जो बी में न हो। तो पहले वाले में मतलब ए में 1 है, तो यह देख लेंगे हम लोग कि क्या बी में 1 है, नहीं है, तो वह ले लेना है। ठीक है, ए में 2 है, बी में 2 है क्या, बिल्कुल है, तो इसको छोड़ देंगे। ए में 3 है, बी में 3 है क्या, बिल्कुल है, तो इसको छोड़ देंगे। ए में 4 है, बी में 4 है क्या, नहीं है, तो 4 ले लेंगे। ए में 5 है,
बी में 5 है क्या? नहीं है तो ले लेंगे। ए में 6 है, बी में 6 है क्या? नहीं है तो वह ले लेंगे। अब उसके बाद से पहले ए है तो ए को ही मिलाएंगे हम लोग बी से, बी का बचा हुआ नहीं लिखेंगे इसमें। ठीक है, केवल ए में ऐसे, ए के ऐसे एलिमेंट को लेंगे जो बी में न हो। ठीक है, तो यह हमारा ए डिफरेंस बी हो जाएगा। मतलब ए डिफरेंस बी एक ऐसा सेट होगा, एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें केवल एक एलिमेंट होंगे, बी का कोई एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसे ही अगर बी डिफरेंस ए निकालते हैं तो इसमें बी के ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए में न हो। तो जैसे 0 बी में है तो क्या 0 ए में है? ठीक है, नहीं है तो हम 0 ले लेंगे। 2 बी में है, 2 ए में भी है, छोड़ देंगे। 3 बी में है, 3 ए में भी है, छोड़ देंगे। एक तरह से यह कैंसल हो जाएगा, समझेंगे इस तरह से। समझना है कि यह एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं। और लेते किसको हैं? पहले जो पहले रहेगा उसी को लेंगे हम लोग। अब 8 इसमें है, बी में, ए में नहीं है तो 8 को ले लेंगे। 7 बी में है, ए में नहीं है तो 7 को ले लेंगे। 9 बी में है, ए में नहीं है तो 9 को ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके डिफरेंस निकालते हैं। पहले जो लिखा जाता है उसी को पहले कंसीडर करते हैं और सेकंड वाले को देख लेते हैं कि कौन सा मैच कर रहा है। जो मैच करेगा उसको हटा देंगे, उसके अलावे वाले को लिखेंगे। वेन आर एक कैसे डिनोट करते हैं इसमें? तो ए डिफरेंस बी जो है, यह सेट ए है, यह सेट बी है। तो ए डिफरेंस बी क्या होगा? वह ए का ऐसा पार्ट होगा जो बी में न हो। ठीक है, मतलब बी वाला जो पार्ट होगा उसको हटा देंगे सीधे सीधे ऐसे। और बी डिफरेंस ए क्या होगा? तो बी का ऐसा पार्ट जो ए में न हो, मतलब यही बस बी डिफरेंस ए शो करेगा। यह ए वाला जो कॉमन है उसको हटा देंगे इससे। ठीक है, तो ऐसे करके यह कुछ संक्रियाएं हैं। अब उसके बाद से कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 जो एनसीईआरटी का है उससे। पहले मैं एनसीईआरटी को सॉल्व करा लूंगा, हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी को देखेंगे हम लोग ताकि बोर्ड हमारा कंप्लीट हो सके। और उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, जब एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगी और कॉन्सेप्ट, तो हम लोग कंपटीशन एग्जाम पे बेसिस फोकस करेंगे और उसके क्वेश्चनों को कैसे हल करना है उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन, सम्मिलन मतलब क्या? यूनियन। ठीक है, यूनियन का हिंदी क्या होता है? सम्मिलन, ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन यह है, x इक्वल टू 135 और y इक्वल टू 123। तो x यूनियन y क्या हो जाएगा? तो x यूनियन y में x के भी एलिमेंट होंगे और y के भी एलिमेंट होंगे। x के एलिमेंट पहले ले लीजिए 135। अब y के एलिमेंट ले लेना है तो 1 तो हम ले चुके हैं, 2 नहीं लिए हैं तो 2 ले लेंगे, और 3 ऑलरेडी है तो दोबारा नहीं लेना है। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? x यूनियन y। क्या करना है? पहले वाले का एलिमेंट टोटल लिख लीजिए और दूसरे वाले का भी एलिमेंट टोटल ले लेना है, लेकिन एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। यह सेट का नियम है। फिर उसके बाद से यह दूसरा है, इसमें a यूनियन b क्या हो जाएगा? ए के सभी एलिमेंट पहले लिख लीजिए, आई ओ यू। ठीक है, अब उसके बाद से बी के वो एलिमेंट लेंगे हम लोग जो नहीं लिए हैं। ए बी में है तो ए हमने ले रखा है तो दोबारा नहीं लिखना। बी बी में है, ए में नहीं है तो इसको ले लेंगे हम लोग। फिर सी बी में है, ए में नहीं है तो इसको भी ले लेंगे हम लोग। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स ए इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं मैं डिस्कस किया था, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे करके कहाँ तक जाएंगी? ये इनफाइनाइट तक जाएंगी। ठीक है, तो ए जो है सेट है वह कौन कौन हो जाएगा? एक प्राकृत संख्या है, मतलब यह होंगी, लेकिन वह क्या होना चाहिए? 3 का गुणज होना चाहिए। तो 3 का गुणज कौन कौन होगा? तो 3 होगा स्वयं, फिर उसके बाद 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12, फिर 15, फिर 18। ऐसे ही करके कहाँ तक आ जाएगा?
इस पे कोई कंडीशन नहीं लगाया है, इसका मतलब यह इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है। और बी क्या होगा? तो बी के लिए क्या दिया हुआ है कि एक्स सच डेट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, कौन कौन हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। यह जो है 6 से कम है तो 5 तक जाएंगे, 6 के बराबर नहीं है ये। ठीक है, 5 तक ही रहने देंगे। 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो अब उसके बाद से ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी में ए के ऐसे अवयव जो बी में न हो। ठीक है। ए यूनियन बी में ए के ऐसे अवयव, ठीक है, जो बी में भी हो, और दोनों का कॉमन अगर रहेगा तो एक ही बार लिखेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे, पहले बी ही उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए अगर लिखेंगे तो इनफाइनाइट तक है। बी में क्या है? 1 2, फिर 3 दोनों में है तो एक ही बार लिखेंगे। फिर उसके बाद से 4, फिर 5, फिर उसके बाद से क्या करेंगे? यहाँ से 6, उसके बाद से 9, उसके बाद से 15, उसके बाद से 18, डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है। यह जो है ए यूनियन बी हो जाएगा। ए यूनियन बी का मतलब क्या? ए और बी के दोनों के अवयव, ठीक है, उसमें शामिल होंगे, और अगर दोनों में जो आता है उसको एक ही बार लिखना है। तो एक बी के अवयव कौन कौन है? 1 2 3 4 5 है। तो 1 2 3 4 5 हमने लिख लिया। अब उसके बाद जो बचा है 6 से लेकर के इनफाइनाइट तक, वह हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे। यही क्या हो जाएगा? हमारा सेट हो जाएगा, ए यूनियन बी। अब उसके बाद से नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग, फोर्थ। फोर्थ क्या होगा? ए इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है, और एक्स की वैल्यू 1 से 6 तक है, लेकिन 1 के बराबर नहीं है, 6 के बराबर है। तो प्राकृत संख्या कौन कौन होता है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यह जो है क्या होती है? प्राकृत संख्याएं होती है। तो ए की वैल्यू क्या होगा? ए जो है एक प्राकृत संख्या है, लेकिन 1 के बराबर नहीं है, तो 1 छोड़ देंगे। उसके बाद से 2 3 4 5 6 के बराबर है तो 6 ले लेंगे हम लोग। ठीक है। अब बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू होगी एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है, और बी की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू इसके अंतर्गत क्या आनी है? 6 से 10 तक। तो 6 को छोड़ देंगे, कौन कौन आ जाएगा? 7 8 9। 10 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे बराबर नहीं है। ठीक है। तो यह जो है दोनों सेट हो जाएंगे। अब उसके बाद से ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी में दोनों के एलिमेंट शामिल होंगे, और ऐसे एलिमेंट नहीं, एक ही बार लिखना है जो दोनों में कॉमन हो। तो पहले ए का ले लिए हम लोग, 2 3 4 5 6। उसके बाद से बी का भी ले लेंगे, 7 8 9। यह दोनों का मिक्स हो जाएगा। ठीक है। यही हमारा रिक्वायर्ड सेट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3, और बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 5। 5 का मतलब क्या? यह इम्पटी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए के सभी एलिमेंट 1 2 3, और बी के सभी एलिमेंट, तो बी में तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो यह इतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट थे, इसलिए यह वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं मैं कर रहा हूँ। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो जो है अपने फ्रेंड वगैरह को भी सर्कुलेट करें, जिससे कि थोड़ा व्यू बढ़े। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।